नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टाटा पावर स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां इसका शेयर प्राइस 380 रुपए पे चल रहा है। 2022, 2023 और 2024 के मिड तक रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा टॉपिक बन के रह गया, जैसा एक सेक्टर बन के रह गया जिसने हर किसी को पावर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उन सबको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए मजबूर कर दिया था। 2022, 23 और 24 का जो मिड है, यहां पे हर किसी के पास, खासकर कि बड़े इन्वेस्टर से लेके रिटेल इन्वेस्टर तक, हर किसी के पोर्टफोलियो में पावर जनरेशन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो रिन्यूएबल सेक्टर में हो या ना हो, इन सबका हर किसी के पोर्टफोलियो में जरूर एक जगह मिली हुई थी। और वहीं पे 2024 के मिड से जब शेयर मार्केट में एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, पिछले 6 महीने से हम लगातार निफ्टी और सेंसेक्स को गिरते हुए देख रहे हैं। वहां पे पावर स्टॉक्स और खास करके पीएसयू पावर स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट आई। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के भी जो पावर स्टॉक्स हैं वहां पे भी 35 से 40% तक की काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब जब मार्केट के अंदर एक रीबाउंड आ रहा है, मार्केट वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या अब ये पावर सेक्टर वापस से ऊपर की तरफ जाएगा? तो यहां पे हम टाटा पावर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान देनी पड़ेगी कि 2024 के मिड से लेके अभी हम जो 2025 के मार्च में बैठे हैं, यहां पे जब मार्केट की रिकवरी स्टार्ट हो रही है, अभी भी मार्केट में एआई रिलेटेड स्टॉक्स, जो कंज्यूमेबल स्टॉक्स हैं, गोल्ड पे, बिटकॉइंस पे, हर सेक्टर पे बात हो रही है। लेकिन रिन्यूएबल सेक्टर का वो जो एक तरह से एग्रेशन है, ये दोबारा देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या अब पावर सेक्टर में पैसा बनना मुश्किल हो जाएगा, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, इनके अंदर अब पोटेंशियल नहीं बचा है? चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे ऑटोमोबाइल कंपनियां हो जो ईवी सेगमेंट में काम कर रही है, गोल्ड की माइनिंग हो गई या बिटकॉइन की माइनिंग हो गई, या कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब चीजों के लिए पावर, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत जरूर पड़ेगी। और आने वाले समय में जो इंडिया का पावर कंजप्शन है, पिछले 10 साल में जितना बढ़ा है, वो अगले 5 साल में बढ़ता हुआ दिख सकता है। गवर्नमेंट यूं ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर इंस्टॉलेशन और जो विंड एनर्जी है, इसके तरफ बड़े बड़े पीएलआई स्कीम्स और इन जो पावर सेक्टर्स हैं, इनको प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे ही नहीं मेहनत कर रही है। यहां पे आपको ये चीज जरूर जानना चाहिए कि देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली कंपनी और सबसे ज्यादा ट्रस्ट के साथ काम करने वाली कंपनी टाटा पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा अल्टीमेट पावर सप्लाई चेन की तरह ये कंपनी उभर के आ रही है। यहां पे कंपनी अपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन थर्मल, कोल, हाइड्रो और अब विंड के सेगमेंट में भी जा रही है। उसी के साथ साथ सोलर पावर में भी इसका जो कंपनी का टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है, वहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल बढ़ते हुए दिख रहा है। अब यही नहीं कि टाटा पावर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल ही सिर्फ कर रही है, टाटा पावर सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है साउथ इंडिया में, और इंस्टॉलेशन उसके साथ साथ इस समय देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट और सोलर पार्क टाटा पावर के पास है। इसी चीज को देखते हुए 2030 तक का टाटा पावर ने बहुत सारे ऐसे फ्यूचरिस्टिक और बड़े विजन भी रखे हैं। मैंने पहले भी टाटा पावर के बैलेंस शीट Q3 के जो अच्छे रेवेन्यूज आए थे और आने वाले जो विजन्स हैं, उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम करे, इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और पावर लीडर बनने के लिए सिर्फ टाटा पावर ही नहीं है। देश में टॉप अगर 5 कंपनियों की बात करें तो टाटा पावर, अडानी ग्रीन, जो कि अडानी सब्सिडरी का एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, और जीएसडब्ल्यू ग्रीन, जीएसडब्ल्यू का जो एक बहुत बड़ी फर्म है जहां पे रिन्यूएबल एनर्जीज पे काफी ज्यादा काम हो रहा है, और एनटीपीसी की भी जो कंपनी है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जीज, जो एनटीपीसी ग्रीन के नाम से आप जानते हैं और ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो इस तरह की कंपनियां भी आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जीज पे सब मिलाकर के 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगले 5 साल के विजन के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पिछले 2 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट ने इतना ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, और अभी के करंट सिनेरियो में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कशंस कम हो रहे हैं, उनके शेयर्स पे ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट्स को टाल दिया है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, एक इन्वेस्टर के तौर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स अ रिक्वायरमेंट, इट्स अ नेसेसिटी।
मतलब रिन्यूएबल एनर्जी आपके लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं है, वो आपकी जरूरत है। मतलब जो पावर की कंजप्शन है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने वाली है, इसीलिए गवर्नमेंट ने हर घर सोलर रूफटॉप और सोलर से जुड़ी हुई जितनी भी पीएलआई स्कीम्स है, इन सबको एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पे टाटा पावर में जो लोग इन्वेस्टेड है या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टेड है, उन्हें पिछले 6 महीनों में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि अपने पीक से 35% तक गिरा हुआ है अभी भी। लेकिन यहाँ पे टाटा पावर जैसी कंपनी में, जिसका पी रेशियो के हिसाब से, मतलब कंपनी महंगी है या सस्ती, अगर इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसके साथ अगर आप कंपेयर करें, जहां पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी पावर, अडानी रिन्यूएबल्स, अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस और जेएसडब्ल्यू एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन, इन सब कंपनियों से अगर आप कंपेयर करते हैं तो टाटा पावर का जो पी रेशियो है वो 30 के अराउंड आता है, 29 और 30 के बीच में आता है। यहाँ पे बाकी जितनी कंपनियां हैं इन सब का पी रेशियो 50-40 के आसपास है। और यहाँ पे जो एनटीपीसी ग्रीन है, जिसका 200 से ज्यादा पी है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। देखिए यहाँ पे जो टाटा पावर का शेयर है पिछले 2-3 सालों में, सिर्फ टाटा पावर की ही बात नहीं है, इस सेक्टर को इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड कर दिया गया कि प्राइस करेक्शन के टाइम पे इन्हीं सेक्टर्स के, इन्हीं पर्टिकुलर शेयर्स में प्राइस का ज्यादा करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। तो ओवर वैल्यूएशन से अब ये सारे स्टॉक अंडर वैल्यूएड या फिर एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो मार्केट के अंदर आती हुई एक अच्छी सी तेजी में 330 रुपए के लेवल से लेके 380 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक ग्लोबल फैक्टर भी जरूर है। देखिए इंडिया में ही सिर्फ पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पैनल्स की जो इंस्टॉलेशन है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो नहीं चलते हैं। देश विदेश में और पूरे दुनिया भर में ही रिन्यूएबल सेक्टर को लेके काफी ज्यादा अट्रैक्शन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जब से मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ पिछले 5 से 6 महीनों में, यहाँ पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए, उनके जो इंटेंशन है, जिस तरीके से वो रिन्यूएबल पावर के बारे में कहते हैं कि उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर अमेरिका उस तरफ फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका सारा पॉलिटिकल बेस अमेरिका को एनर्जी हब बनाने में है। तो एनर्जी हब बनाने के लिए प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने फ्रांस के पेरिस समिट में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से होने वाला सबसे बड़ा समिट था, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि हम उसको अटेंड नहीं करेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये सब चीजें, इतने बड़ा देश अगर ये दिखाता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को लेकर ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ज्यादा हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल पे ज्यादा बेस करना चाहते हैं, अमेरिका ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल को सेल करना चाहता है और अपने डॉलर को क्रूड ऑयल की वजह से मजबूत भी करना चाहता है, और डॉलर की पावर को पूरे दुनिया भर में स्टेबल रखने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट पे इतने बड़े देश का ये बोल देना कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी भी जैसे लेटेस्ट इन्होंने कहा कि हम तो स्टॉक मार्केट की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, अगर वो गिर रहा है तो गिरे, क्योंकि वी आर फुली इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन। तो ये सब चीजें बोल के वो मार्केट को भी हैम्पर कर रहे हैं, मार्केट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उन्हें भी हैम्पर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, लेकिन ये सब टेम्पररी है। अल्टीमेट जो रिक्वायरमेंट है, जो असली नीड है पावर की, रिन्यूएबल एनर्जीज की, वो अल्टीमेट तरीके से वापस ऊपर को आएगा ही आएगा। ये सब करने से टेम्पररी फेजेस में देखिए सबका नुकसान हो रहा है, ग्लोबली सारे मार्केट का हो रहा है, हमारे भी मार्केट को 5 महीने में बहुत नुकसान हुआ है, और ग्लोबली इन्हें क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है। सारे देश मिलके इन्हें बुरा भला भी कह रहे हैं, इनके जो बारे में नेगेटिव बातें भी हो रही है, लेकिन ये सब उन्हें भी पता है कि ये सब चीजें नेगेटिव बेस पे वापस से जितनी भी दुनिया भर की मार्केट है वो रिकवर करेंगी, और वही चीज अब देखने को मिल रहा है। लेकिन अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, अप एंड डाउन बहुत सारे होंगे, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ेगी, चाहे आपका शेयर प्राइस गिर रहा हो, स्टॉक की मूवमेंट गिर रही हो, पर्टिकुलर सेगमेंट में डाउनफॉल हो, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, मतलब स्टॉक्स आर डाउन, प्रोजेक्ट्स आर ऑन गोइंग। स्टॉक्स जरूर डाउन है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन गोइंग पे है, वो पाइपलाइन में है, वो चल रही हैं। बड़े बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल किए जा रहे हैं। सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज्यादा एशिया में, इंडिया में होने जा रही है। इंडिया का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में 90% से ज्यादा सोलर पैनल अमेरिका और जितने भी अदर कंटिनेंट है इन सब में ही डिलीवर हो रहा है। तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि चाहे इस बारे में मार्केट में बात हो या ना हो, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से है। अगर पावर जनरेशन कंपनियों की माने तो वो इससे रिलेट भी नहीं करते हैं, ना ही इस चीज को सीरियस लेते हैं।
दे वर्क हार्डली, मतलब वो सब इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आगे आने वाले ईवी रेवोल्यूशन को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को लेके, जितने भी क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, न्यूक्लियर बेस हो, इन सब पे ही काम चल रहा है। और टाटा पावर के बारे में पर्टिकुलर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि टाटा पावर थर्मल में भी काम कर रहा है, हाइड्रो पे भी काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में सोलर पे भी काम कर रहा है, और विंड एनर्जी सेगमेंट में अपने काम को स्टार्ट तो कर ही रहा है कि हम खुद बनाएंगे, लेकिन विंड एनर्जी सेगमेंट से रिलेटेड कंपनियों को काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी दे रहा है। यहां पे सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ मेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब टाटा पावर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आगे आने वाले 2047 तक के विजन को इस तरीके से रख के चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़े अगर डील्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़े ज्वाइंट वेंचर है, एमओयू साइन हुए हैं, तो वो टाटा पावर के साथ ही हुए हैं। तो ये सब चीजें आगे आने वाले समय में इसके बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करेगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है इसके जो स्टॉक प्राइस है उस पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। पिछले साल 2 रुपए पर शेयर का इसने डिविडेंड दिया था, जो कि 850 करोड़ रुपए के आसपास का कैश बुक से निकल के शेयर होल्डर्स के पास जाता है। इस बार के भी जून और जुलाई के आसपास हम देख सकते हैं कि टाटा पावर फिर से डिविडेंड देगा। अब वो अमाउंट क्या होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन डिविडेंड पे आउट करना वो भी ऐसे टाइम पे जब कंपनी को काफी ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो ये भी दिखाता है कि मार्केट से वो फंड्स भी उठा रहे हैं, जो कंपनी और जो काम है वो एग्जीक्यूशंस भी कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स का, और उसी के साथ साथ अपने शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ डिविडेंड देके कंपनी की जो फंडामेंटल्स है उसको भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एक अच्छे स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल, मतलब इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो इस डाउनफॉल के अलावा पिछले 3 साल में इसके ग्राफ में आपको इतना बड़ा जो मेजर फॉल है वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इस स्टॉक के अंदर जो वॉलिटिलिटी है वो थोड़ी कम दिखती है मुझे। यहां पे बैलेंस स्टॉक कहने का ये मतलब है, जैसे अडानी पावर स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पी रेशियो के हिसाब से वो टाटा पावर से भी सस्ता है, बट अडानी ग्रुप का जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में न्यूज़ेस आते हैं, जिस तरह के कंट्रोवर्सी में वो ग्रुप फंसता है, और जिस तरह का शेयर प्राइस के अंदर क्रैश आता है, लोअर सर्किट लगता है, तो इस वजह से जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं या फिर वो इन्वेस्टर्स जिन्हें वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा कम पसंद है, कि वॉलिटिलिटी कम हो, शेयर अच्छा हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में हो, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हो, और शेयर का जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ भी काफी अच्छा कोलैबोरेशन, काफी अच्छे जॉइंट वेंचर्स और काफी अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो, तो यहां पे टाटा पावर काफी ज्यादा बैलेंस दिखता है। यहां पे सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन और जो एंड टू एंड यूजर को अपना जो सर्विस प्रोवाइड करना है, ये सब चीजें काफी ज्यादा कंपैटिबल बनाती है। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा इस शेयर प्राइस को अट्रैक्टिव बना देता है। बाकी आप एज ए इन्वेस्टर इस शेयर के लिए क्या सोचते हैं, आपके जो सवाल होंगे आप उसे कमेंट में जरूर रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।